साथियों 5 मिनट केमिस्ट्री में अपन पूरा पी ब्लॉक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है पीरियोडिक टेबल की। देखिए पीरियोडिक टेबल क्या है, सबसे पहले मेंडलीव ने दिया था जो एटॉमिक मास पर बेस थी, क्या आप सभी को पता है। उसके बाद मोसले एक्सपेरिमेंट हुआ, जिस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि एक्सरेज डालने पर किसी भी एटम पर जो उनकी फ्रीक्वेंसीज वापस आ रही थी वो उनके एटॉमिक नंबर के बराबर थी, और यही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के क्लासिफिकेशन का बेसिस बना, जिसके हिसाब से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर नॉट ऑफ द मास, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिपीटेशन से आज आपको पता है कि कुछ प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होती है कि स्पेसिफिक वे में होती है। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं जो वर्टिकल ग्रुप्स है, ऑब्वियस सी बात है ग्रुप्स वर्टिकल होते हैं। 7 पीरियड्स हैं जो हॉरिजॉन्टल है, और यह पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो उसके हिसाब से पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो z का फंक्शन है, यानी कि एटॉमिक मास का नहीं है, एटॉमिक नंबर का फंक्शन है। एटॉमिक मास वाज द ट्रीटमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आगे बात करते हैं कुछ बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस होती है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि एटम का आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, प्लस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेवी नेचर भी होता है, और एटम को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं। जो एटम आइसोलेट नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता नहीं है, तो आप रेडियस कैसे निकालोगे। तो रेडियस हमेशा कंबाइंड फॉर्म में निकालते हैं, जो बॉन्ड होगा उसके हिसाब पर रेडियस के 4 नाम हो सकते हैं, कोवेलेंट, मेटेलिक, वॉन डेर वाल, आयनिक। वॉन डेर वाल रेडियस ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू मेटेलिक देन कोवेलेंट। आपको पता है वॉन डेर वाल में मॉलिक्यूल से एटम्स दूर दूर रहते हैं, मेटेलिक में सटे हुए रहते हैं, कोवेलेंट में ओवरलैप कर जाते हैं। आयनिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनवर्स टू द होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अगर स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो गया, तो रेडियस से प्रोटॉन के नंबर पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर स्पीसीज आइसोटॉप्स हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम ट्राइट्रियम में, तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गया, अब रेडियस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगी। एक और बात ध्यान रखना है, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो एनाइन बनता है, बाहर निकालते हैं तो केटाइन बनता है। जिस भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उससे उसकी रेडियस डबल हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर रेडियस आधी हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए जब आप a माइनस की रेडियस और a प्लस की रेडियस का रेशियो निकालोगे तो 4 आएगा। उससे इंपॉर्टेंट होता है एक्सेप्शन, जहां से बार बार सवाल आता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस कम होती है और अप टू डाउन जाने पर रेडियस बढ़ती है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शन है, देखो एक बार। पेकोनी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, ठीक है, लेकिन उनकी रेडियस क्या रहती है, यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, कम नहीं होती है। उसके अलावा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जिंक की रेडियस कम होती है, लेकिन जिंक की रेडियस कॉपर से ज्यादा होती है। उसके अलावा लिथियम और मैग्नीशियम की रेडियस सेम होती है। उसका रीजन क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल का मतलब क्या होता है, आप ऐसे गए, ऐसे गए मतलब आप लेफ्ट टू राइट भी गए और अप टू डाउन भी गए। अपार्ट फ्रॉम दैट ध्यान रखना इस बात का, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, अप टू डाउन जाने पर रेडियस बढ़ती है, लेकिन एल्यूमिनियम की रेडियस गैलियम से ज्यादा होती है। सुपर इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि गैलियम में पहली बार डी के इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 3D सीरीज से 4D सीरीज बड़ा होता है, लेकिन 4D और 5D की रेडियस सेम होती है। उसका रीजन क्या होता है, पहली बार एफ के इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई और उसकी वजह से जर्कोनियम, होफनियम और नाइवियम, टेंटलम की रेडियस क्या होती है, परफेक्टली सेम होती है। अब बात करते हैं हम लोग एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो किलोजूल पर मोल में मेजर होती है। देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी आइसोलेटेड एटम का, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। हमेशा IE3 ज्यादा होती है IE2 से देन IE1, इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी ध्यान रख लेना, n प्लस की आयनाइजेशन एंथैल्पी n से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल चुके हो। एक बार आप कहोगे कि इसका 2p3 है, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसका 2p2 है, नहीं, IE2 हमेशा I1 से ज्यादा होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट के देखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट जब अपन देखते हैं जब शेल का नंबर सेम हो, सबशेल डिफरेंट हो। जैसे 2s और 2p, शेल सेम है, सेकंड वाला ही है, सबशेल कौन सा है, 2s और 2p में किसका पेनिट्रेशन ज्यादा है, s वाले का। s वो ज्यादा क्लोज होता है विद द न्यूक्लियस। आयनाइजेशन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, साइज के इनवर्स में होती है, और शील्डिंग इफेक्ट के भी इनवर्स में होती है। तो नीचे दोनों s है और यहाँ पर np है, npss, ठीक है ना। पेनिट्रेशन इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट हो, एस का ज्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर लास्ट में एफ का होता है। आगे देखो एक्सेप्शन है, इसके एक्सेप्शन है। पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि साइज कम हो रहा है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, और उसका रीजन क्या है, P3 इज मोर स्टेबल देन P4। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी जब चेक करते हैं जब सब शेल भी सेम हो, P3 P4। आप ये नहीं कह सकते कि D5 जो है वो P4 से ज़्यादा स्टेबल होता है। D और P में चेक नहीं कर सकते, सब सेल भी सेम होना चाहिए। ऐसे फॉस्फोरस ज़्यादा होती है सल्फर से, P3 P4 इसका रीजन है। बेरिलियम ज़्यादा होती है बोरोन से, मैग्नीशियम ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, उसका रीजन क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट में शेल सेम होता है, सब सेल डिफरेंट होते हैं। और हाफ फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में शेल और सब सेल दोनों सेम होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रुप एक्सेप्शन देखो, गैलियम की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, रीजन पता ही होगा, यहाँ पर जो रेडियस का चक्कर आया उसकी वजह से हुआ है।
ऑफनियम की ज़्यादा होती है जर्कोनियम से, और टेंटलियम की ज़्यादा होती है नाइओबियम से। अपार्ट फ्रॉम दैट 5D सीरीज की ज़्यादा होती है 4D सीरीज से, क्योंकि साइज सेम हो गया लेकिन इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक नोबल गैस है और सबसे छोटी नोबल गैस है, राइट। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन खींचने का लालच होता है, हड़पने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी पैरेलल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि जैसे जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, अप टू डाउन कम हो जाएगी। बात सिंपली आपको ध्यान रखनी है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, बेरिलियम एल्यूमिनियम की सेम होती है। कुछ एलिमेंटेशन की सेम होती है, जैसे बेरिलियम एल्यूमिनियम की 1.5 होती है, फॉस्फोरस हाइड्रोजन की सेम होती है, सवाल पूछा हुआ है पीवाईक्यू में। कार्बन सल्फर हाइड्रोजन की सेम होती है 2.5। एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कार्बन जो है, अगर वो sp3 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में तो 2.50 होती है, sp2 में 2.75 होती है, sp में 3.25 होती है। कुछ स्केल्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया है, पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल। पॉलिंग और मुलिकन में, मुलिकन मोटा है, उसको किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद उसका वजन पॉलिंग के बराबर होता है ना, तो En ऑफ पॉलिंग इक्वल्स टू En ऑफ मुलिकल डिवाइड बाई 2.8, ठीक है ना। मुलिकन ने ये भी कहा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाई 2 होता है। ये एक मुलिकन ने रिलेशन बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ठीक है। एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं, वही जो बात, एक्सेप्शन जो यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं। गैलियम की ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, थेलियम की ज़्यादा है इंडियम से, और टिन की ज़्यादा है, सॉरी लेड की ज़्यादा है टिन से। ये एक्सेप्शन गैलियम एल्यूमिनियम वाला ध्यान रखना में सब लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है। जब पहली बार डी के इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहली बार एफ के इलेक्ट्रॉन सेंटर होते हैं, तो एक्सेप्शन आता है। देखो यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, पहली बार एफ के इलेक्ट्रॉन घुसे जब यहाँ पर, ठीक है। पी ब्लॉक चेक करोगे तो ध्यान लग जाएगा। बॉन्ड लेंथ देखो एक बार, बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन होता है। अगर आप दो एटम की रेडियस को, दो एटम है उनके बीच में कुछ डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो वहाँ बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी माइनस 0.09 मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। आप लोगों को ध्यान, डिटेल्ड फॉर्मेट में मैंने ये लेक्चर कहाँ पर समझाया, तो भाई इनऑर्गेनिक गनशॉट में समझाया है, जो रिसेंटली भी हुआ है 7 घंटे का। अब आगे चलते हैं एक बार। नेक्स्ट है आपके पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या होती है, जब भी आप किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम है, ऑब्वियसली बात है, जब एटम गैसेस स्टेट में होगा तभी क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। जब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तब रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। हमेशा हमेशा किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। कुछ एक्सेप्शन जिसके कौन कौन से, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और नोबल गैसेस। इनमें पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तब भी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जोड़ना ही नहीं चाहते, इनको नफरत है इलेक्ट्रॉन से, और उसका रीजन स्टेबल कॉन्फिगरेशन है कहीं ना कहीं। तो भाई किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो ए माइनस बनता है, और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है जो आपने जोड़ा है उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हो तो अब क्या होगा, ए माइनस इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है काइनेटिक की फॉर्म में। तो एट द एंड क्या होता है, सेकंड टाइम जब इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हो एनर्जी आपको देनी पड़ती है। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो जाता है, ओवरऑल प्रोसेस यहाँ पर डेल्टा EGH, मतलब डेल्टा मतलब इलेक्ट्रॉन, डेल्टा EG का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा EGH जो है, दो इलेक्ट्रॉन जब आप जोड़ोगे तो उस केस में पॉजिटिव है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि डाइवेलेंट एनाइंस और ट्राइवेलेंट एनाइंस का फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है, मोनोवेलेंट का हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सेप्शन नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और नोबल गैसेस, उनमें पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तब भी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, फॉस्फर की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, और इसका रीजन क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। जनरली ध्यान रखना, पक्का सवाल आता है, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है। थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है, बहुत जगह पर लिखा हुआ है, हर बार इस चीज़ को ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करूँ तो भाई सब लोगों को पता है, यहाँ पर आपके पास में फ्लोरीन जीत जाएगा एंड सोन चलता रहेगा। सबसे लास्ट में आएंगे नाइट्रोजन, बेरिलियम और नियॉन, क्योंकि इनमें पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ना भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता ही नहीं है, चाहते नहीं कि इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए इनमें, और दुनिया में सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन जोड़ना है नियॉन में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ आप लोग ध्यान रखनी है, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, नॉन मेटेलिक एसिडिक होते हैं, ठीक है। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड N2O, H2O, 4 फिक्स है, हर बार सवाल आता है, जेई में आता है, नीट में आता है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है, जनाबे आली मतलब जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, पंजाबी सॉन्ग PbO, PbO2 सॉन्ग, SNO, SNO2। जनाबे आली पंजाबी सॉन्ग एस के लिए गाया करो, ये उसकी ट्रिक होती है ना। ट्रिक का लिंक मैं आपको दे दूंगा, मैंने इसी चैनल पे डाल रखी है, वो भी आप वहाँ से ध्यान रख सकते हो। मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटेलिक एसिडिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स को पता होना चाहिए। और जिंक ऑक्साइड हो गया, जनाबे बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये सभी जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं, जो ऐसे और बेस दोनों के साथ में रीड करते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल की पूरी समरी थी। इसके अलावा मैं बहुत सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से समराइज कर चुका हूँ।